प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रमेश गोसाई, केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, एक बार पुनः आपके सामने प्रस्तुत हूँ वाक्य प्रकरण को लेकर के। वाक्य प्रकरण के अंतर्गत हम लोग वाक्य की परिभाषा, वाक्य की शर्तें और रचना के आधार पर वाक्य के प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा देते हैं। पदों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है, या फिर शब्दों का वह समूह जिसके कहने से पूरा पूरा अर्थ स्पष्ट हो वह वाक्य कहलाता है, या फिर इसकी सबसे आसान परिभाषा हम दें कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। विद्यार्थियों, सबसे पहली परिभाषा में पदों का वैसा समूह जो पूर्ण भाव स्पष्ट करे वाक्य कहलाता है। यहाँ एक शब्द आया है पदों, पद, और सबसे आखिरी परिभाषा में शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यहाँ एक शब्द आया है शब्द। अब वाक्य की परिभाषा में एक जगह पद प्रयोग हो रहा है और दूसरी जगह शब्द प्रयोग हो रहा है, तो इन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर है। यदि हम शब्द के बारे में जानें तो वर्णों का सार्थक समूह अर्थात वर्णों को इस क्रम में नियोजित किया जाए कि उनका एक अर्थ बन जाए शब्द कहलाता है। लेकिन पद ये नहीं है। पद की कुछ अलग विशेषताएं होती हैं। जब यही जो शब्द होते हैं जो वर्णों के सार्थक क्रम में आने पर शब्द बनते हैं, जब इन्हीं शब्दों का हम व्याकरण के रूप में व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, तो फिर इन्हीं शब्दों को हम पद कहने लगते हैं। चूँकि हम वाक्य की परिभाषा बता रहे हैं तो फिर वाक्य में पद ही आएंगे, इसलिए यहाँ इन दोनों शब्दों को आप ध्यान रखिएगा। यानी वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वह वाक्य कहलाता है, और वर्णों का जो सार्थक समूह होता है वह शब्द कहलाता है, और शब्दों का सार्थक समूह अर्थात शब्दों को इस क्रम में ले आइए कि वो एक निश्चित अर्थ प्रदान करने लगें, वो वाक्य कहलाएगा। और जो शब्द होते हैं जब किसी वाक्य के अंतर्गत प्रयुक्त हो जाते हैं तो फिर वे ही शब्द पद कहलाने लगते हैं। या फिर यदि हम शब्दों में व्याकरण के नियमों को डाल दें या शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमों के अनुसार करें तो फिर शब्द ही पद कहलाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वाक्य की परिभाषा समझ आई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें वाक्य के कुछ आवश्यक तत्व देखते हैं, या फिर वाक्य की कुछ शर्तें होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। परिभाषाओं को पढ़ने से पता चलता है कि वाक्य में कुछ आवश्यक तत्व हैं जो निम्नलिखित हैं। पहली चीज है सार्थकता। आपने पढ़ा है शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। तीसरी परिभाषा, तो सबसे पहली चीज है सार्थकता, यानी उसमें कोई न कोई अर्थ हो। दूसरी परिभाषा में आप देखते हैं कि पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए। तो इसलिए सबसे पहली जो शर्त है वाक्य की, उसमें अर्थ होना चाहिए। तो वाक्य में ऐसे पदों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिनका कोई न कोई अर्थ हो। निरर्थक शब्दों का वाक्य अथवा व्याकरण में कोई प्रयोग नहीं होता, किंतु कभी कभी निरर्थक लगने वाले शब्द भी हम अपनी वाक्य की विशेषता बढ़ाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए तुम बहुत बक बक कर रहे हो। अब इसमें जो बक बक शब्द है उसमें एक बक का तो अर्थ है कि कुछ बक रहे हो, कुछ कह रहे हो, लेकिन दूसरे बक का कोई अर्थ नहीं है। तो बक बक करना यानी बात कर रहे हो, ठीक है। तो इस प्रकार कभी कभार प्रयोग होता है, अन्यथा हम निरर्थक शब्दों का व्याकरण के अंतर्गत अध्ययन नहीं करते हैं। तो पहली विशेषता जो वाक्य की है कि उसके अंतर्गत अर्थ होना चाहिए जिन भी शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी चीज है आकांक्षा। आकांक्षा का अर्थ होता है किसी चीज को जानने की इच्छा, चाहत।
एक पद को जानने के बाद दूसरे पद को जानने की इच्छा आकांक्षा कहलाती है। अर्थात आप एक शब्द वाक्य का पढ़ लीजिए या कुछ वाक्य के कुछ शब्द पढ़ लीजिए, फिर आपके मन में आ जाए कि फिर आगे क्या होने वाला है, तो यह जो मन में इच्छा जाग रही है यही कहलाती है आकांक्षा। अब यदि वाक्य में आकांक्षा शेष रह जाती है तो वाक्य अधूरा रह जाता है। जैसे दिन में काम करते हैं, यह एक वाक्य हो गया, लेकिन इस वाक्य को पढ़ने के बाद यह जानने की इच्छा होती है कौन दिन में काम करते हैं। अच्छा, इसी को यदि हम इस प्रकार कह दें कि सभी दिन में काम करते हैं, तो उत्तर पता चल जाता है और आकांक्षा समाप्त हो जाती है। वाक्य में हमने देखा कि दिन में काम करते हैं, तुरंत मन में हमारे आया कि कौन दिन में काम करता है। अच्छा, इसी में यदि हम सभी जोड़ देते हैं तो फिर हमारी आकांक्षा तुरंत समाप्त हो जाती है कि सभी दिन में काम करते हैं, यानी हमको जो जानना है वो हमको पूरा पूरा पता चल गया। ठीक है, तो इस प्रकार आकांक्षा वाक्य की एक जरूरी शर्त होती है, इसका भी होना वाक्य में जरूरी है। तीसरी चीज है आसक्ति या निकटता। जो वाक्य में पद प्रयोग होते हैं उनके बीच में समान दूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक पद यहाँ लिखा गया है और बीच में जगह छोड़कर दूसरा पद कहीं और लिखा गया है, ऐसे में वाक्य अपना वजूद खो देता है। अर्थात जब आप वाक्य बना रहे हों तो उसमें प्रयुक्त किए गए शब्दों के बीच में एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, समान दूरी होनी चाहिए। कोई दूर कोई नज़दीक लिखने से वाक्य का जो प्रवाह होता है वह रुक जाता है और वह अपने अर्थ की क्षमता को त्याग देता है। चौथी चीज है योग्यता। वाक्य में योग्यता भी बहुत आवश्यक है। वाक्यों की पूर्णता के लिए उसके पदों, पात्रों, घटनाओं आदि का उनके अनुकूल होना चाहिए। अर्थात आप किसी वाक्य का निर्माण कर रहे हैं और जो वाक्य है वह अपने पदों के अनुसार नहीं है, उसमें आए पात्रों के अनुसार नहीं है, तो वाक्य पूरा नहीं होगा या वाक्य शुद्ध नहीं होगा। अर्थात वाक्य लिखते या बोलते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पद प्रकृति विरुद्ध नहीं होना चाहिए, अथवा जो बात कही गई है वह समाज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि के विरोध में न हो। जैसे यदि हम कोई एक वाक्य लेते हैं कि किसान आग से खेत सींचता है, अथवा दानवीर कर्ण द्वारिका के राजा थे। पहली चीज देखते हैं हम कि वह प्रकृति के विरुद्ध है। आग जो है वो जलाने का काम करती है, सींचने का काम नहीं करती। और द्वारिका के राजा श्री कृष्ण थे, कर्ण नहीं थे, तो ये दोनों वाक्य आपस में गलत हैं। यदि हम व्याकरण के नियमों की बात करें तो किसान आग से खेत सींचता है, व्याकरणिक दृष्टि से ये एकदम पूर्ण ठीक है। किसान इसमें करता है, आग कर्म है, खेत कर्म है, और आग करण है, खेत कर्म है और सींचना क्रिया है, यानी सब अपनी जगह पर ठीक ठाक हैं, किंतु आग से सींचना नहीं होता है, इसलिए यह वाक्य गलत है। तो इस चीज का हमें वाक्य के अंतर्गत ध्यान रखना पड़ेगा कि वाक्य में योग्यता होनी चाहिए। अर्थात जो बात हम कह रहे हैं वह पद जो या वह जो वाक्य है वह प्रकृति के विरुद्ध न हो, वो समाज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि के विरुद्ध ना हो, अर्थात उसकी योग्यता सिद्ध हो कि यह बात सही कही गई है। पांचवी चीज है क्रमबद्धता। भाषा प्रायः दो प्रकार की होती है, एक संयोगात्मक और एक वियोगात्मक। संयोगात्मक रूप संस्कृत का होता है। आप देखते हैं कि संस्कृत में कई सारे शब्दों को आपस में मिला करके सिर्फ एक शब्द बना दिया जाता है। दूसरी चीज, संस्कृत में जो कारक चिन्ह होते हैं वो शब्दों के अंतर्गत उनके रूपों में होते हैं। हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी का रूप वियोगात्मक होने के कारण इनके पदों का अपना एक निश्चित क्रम होता है, इस क्रम का पालन होना आवश्यक है। जैसे कर्ता के बाद क्रिया आनी चाहिए, कुत्ता भौंकता है, या फिर कर्ता के बाद पूरक आना चाहिए फिर क्रिया आनी चाहिए, तो कुत्ता पागल हो गया है। इस तरह का, यानी वो किस पद के बाद दूसरा कौन सा पद आना चाहिए, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अनावश्यक बीच में प्रयोग करने सबसे पहले क्रिया भौंकता है कुत्ता, तो यह वाक्य सही नहीं होगा। अर्थात सब अपने क्रम के हिसाब से आने चाहिए। छठी चीज है अन्वय। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, वाक्य आदि का क्रिया के साथ अनुकूल
संबंध निश्चित रूप से होना चाहिए, अर्थात जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार आनी चाहिए, या अन्य जो सारी चीज़ें हैं वो क्रिया के अनुसार आनी चाहिए। हम कह दें कि सीता पढ़ता है, अब यहाँ पर जो लिंग है, क्रिया का लिंग सीता के अनुसार होना चाहिए कि सीता पढ़ती है। सीता चूँकि स्त्रीलिंग है, पर हम इसमें क्रिया का लिंग पुल्लिंग कर दिए हैं, तो यह अन्वय ठीक नहीं है। इस प्रकार हम पाते हैं कि वाक्य में यदि हम अन्वय का ठीक प्रयोग नहीं करेंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा, अर्थात जो कर्ता है क्रिया और उसकी पूरक चीज़ें उसी के अनुसार आनी चाहिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं वाक्य के प्रकार पर। वाक्य के प्रकार से पहले हम थोड़ा सा उसके अंगों के बारे में जानें, यह हमें वाक्य के प्रकार को समझने में ज़्यादा सहायता करेगा। वाक्य के अंग जो होते हैं वो दो होते हैं। पहला हिस्सा जो होता है वाक्य का वह उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी जिसके बारे में कोई बात कही जाती है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। सामान्यतः ज़्यादा स्थितियों में वाक्य का जो कर्ता है वही उसका उद्देश्य हुआ करता है, माने कर्ता जो है वही वाक्य का उद्देश्य होता है। दूसरी चीज़ है विधेय। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। वाक्य में प्रायः क्रिया विधेय होती है। अभी आपने उद्देश्य के बारे में पढ़ा कि जिसके बारे में कहा जाए वो उद्देश्य होता है, तो उद्देश्य के बारे में जो बातें कही जाती हैं वो सारा का सारा हिस्सा विधेय होता है। अब उद्देश्य और जो विधेय हैं इनका विस्तार होता है। उद्देश्य का विस्तार हो सकता है, उसके विशेषण लग सकते हैं और सारी चीज़ें आ सकती हैं। क्रिया का भी विस्तार हो सकता है, कर्म आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। जैसे उदाहरण आप देखिए कि सुंदर भारत का सपना देखने वाला नेता। अब इसमें सुंदर भारत का सपना देखने वाला ये उद्देश्य का विस्तार है। नेता जो है हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं तो ये उद्देश्य हुआ, लेकिन उद्देश्य से पहले जो चीज़ें आई हैं, सुंदर भारत का सपना देखने वाला, यह नेता की विशेषता बता रहा है, तो ये सारे उद्देश्य का विस्तार आएंगे। तो उद्देश्य का विस्तार और उद्देश्य कुल मिलाकर के उद्देश्य ही कहलाएगा। अब ढूंढे नहीं, ये विधेय का विस्तार हो गया। मिलता है विधेय, अर्थात क्रिया है मिलना, तो यह विधेय है। तो विधेय का विस्तार और विधेय ये विधेय कहलाएंगे। विशेष बात आप याद रखिए कि सामान्यतः वाक्य का कर्ता उद्देश्य, कर्ता से पूर्व के पद उद्देश्य का विस्तार, क्रिया विधेय तथा क्रिया से पूर्व के पद विधेय का विस्तार होंगे। जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं कि जो उद्देश्य है, जो कर्ता नेता है, यह उद्देश्य हुआ और इससे पहले की चीज़ें उस उद्देश्य का विस्तार है, सुंदर भारत का सपना देखने वाला। ठीक इसी प्रकार से आप लास्ट में आइए तो मिलता है, यह क्रिया है, यह विधेय कहलाएगी। लेकिन इससे पहले और उद्देश्य के बाद अब ढूंढे नहीं, ये विधेय का विस्तार है। तो आशा करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आइए हम वाक्य के प्रकार देखते हैं रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर बच्चों वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला वाक्य होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य को। जिस वाक्य में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय हो अथवा अनेक उद्देश्यों का सभी विधेयों के साथ समान सरल संबंध हो तो वह सरल वाक्य कहलाता है। पहली शर्त यह है कि इसमें एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो, यानी सीधा सीधा आप ये कह सकते हैं कि जिस वाक्य से किसी एक काम का होना पता चले। और अगर अनेक काम हो रहे हैं तो अनेक उद्देश्यों के साथ हो रहे हैं, अर्थात जितने उद्देश्य हों उतने ही काम आए हों, तो वाक्य सरल होगा। जैसे घोड़ा तांगा खींचता है, इसमें जो घोड़ा है वह उद्देश्य है, खींचना है विधेय है। वो तांगा खींचता है तो ये विधेय हो जाएगा, यानी घोड़ा एक उद्देश्य और तांगा खींचता है विधेय। एक उद्देश्य आया, एक विधेय आया, इसलिए वाक्य सरल है। माता पिता पार्क में बैठे हैं, इसमें 2 उद्देश्य हैं और एक विधेय है, यानी दोनों उद्देश्यों का जो काम है वो एक ही हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे में भी यह वाक्य सरल होगा, यानी दोनों के द्वारा किया जाने वाला कार्य एक है। हम इसको संयुक्त रूप से उद्देश्य मान लेंगे माता पिता को।
और उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य बैठना है। तो यहाँ दो उद्देश्य हैं और एक विधेय है। अंशु, आशु, प्रवर और प्रखर एक साथ, अंशु, आशु, प्रवर, प्रखर 4 लोग हैं, ठीक है। तो आप देखिए 4 इनके विधेय भी आ रहे हैं। खाते पीते, पढ़ते लिखते, खेलते कूदते, माने अनेक उद्देश्य इसमें आ रहे हैं और अनेक विधेय इसमें आ रहे हैं, इसलिए ये सरल वाक्य है। सरल वाक्यों में एक ही क्रिया या एक ही क्रिया और उसका विस्तार होता है। अर्थात जो सरल वाक्य होंगे उसमें एक ही क्रिया हो रही होगी अगर उसका उद्देश्य एक है। जैसे राम आया, राम उद्देश्य है और आया क्रिया है, तो यह एक सरल वाक्य हुआ। राम शाम को अपने घर से आया, अब यहाँ राम उद्देश्य है, शाम को अपने घर से विधेय का विस्तार है और आया विधेय हो गया, इसलिए यह भी सरल वाक्य है। राम उद्देश्य हो गया, शाम को रोता चिल्लाता दौड़ता हुआ अपने घर से, ये हो गए उद्देश्य के विस्तार और आया विधेय के विस्तार और आया विधेय हो गया। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। संयुक्त रूप से उद्देश्य अधिक हो सकते हैं पर उनके द्वारा किया गया कार्य एक ही होगा, विधेय एक ही होगा। और यदि कहीं ऐसी स्थिति बनती है कि बहुत सारे उद्देश्य हों तो विधेय भी बहुत सारा होगा, तभी वह सरल वाक्य हो सकता है। आप सीधे सीधे याद रखिए, जिस किसी वाक्य से किसी एक कार्य का होना पाया जाए वो सरल वाक्य होगा। आइए दूसरे पर आते हैं, मिश्र वाक्य। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा इसकी आश्रित एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हों, मिश्र वाक्य कहलाता है। मुख्य और अधीन वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले निम्नलिखित समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। यानी जो इसमें 2 वाक्य आएंगे, आप सीधे सीधे परिभाषा पर आइए, तो इसमें कहा गया है कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा इसकी आश्रित एक या अधिक आश्रित उपवाक्य हो, माने एक वाक्य आया है पर उस वाक्य की आश्रित माने उसका सहारा लेकर के एक या उससे और अधिक वाक्य और आए हुए हैं, अर्थात जो बात कही गई है वह एक वाक्य में पूरी नहीं होती, उस बात को पूरा करने के लिए हम और वाक्यों को उसमें जोड़ते हैं। अच्छा, जोड़ने के लिए जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं वो होते हैं कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, तो, यद्यपि, तथाप, ज्यों ही, जब तक, जहाँ तक, जहाँ, भले ही, जो, जिस, जिसे, जिनका, जिन्हें आदि। यानी ये सारी चीज़ें दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होती हैं। ध्यान रखिएगा, मिश्र वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, अर्थात पहला जो वाक्य होगा या दूसरा जो वाक्य होगा वो पहले अथवा दूसरे पर आश्रित होगा। एक वाक्य दूसरे की जरूरत होता है, दोनों स्वतंत्र नहीं होते, दोनों में अलग अलग चीज़ें पता नहीं चलती। एक वाक्य रहता है, दूसरा उसको पूरा करने के लिए आता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, उसने कहा, यह वाक्य जैसे ही बोला गया उसने कहा, आपके मन में आएगा क्या कहा। इस वाक्य को पूरा करने के लिए दूसरा जो वाक्य है वह आश्रित वाक्य कि आज छुट्टी हो जाएगी। उसने कहा कि आज छुट्टी हो जाएगी, यानी उसने कहा था कि आज छुट्टी हो जाएगी। यदि आप इतना कह के छोड़ दें कि उसने कहा, तो आपके मन में वो आकांक्षा बनी रहती है, माने जानने की इच्छा बनी रहती है। लेकिन यदि हम उसी को पूरा करते हैं, यानी इस वाक्य को पूरा करने के लिए आश्रित उपवाक्य लाया जा रहा है कि आज छुट्टी हो जाएगी, तो फिर यह वाक्य मिश्र हो जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, यदि मैं घर नहीं गया, वाक्य यदि हम यहीं छोड़ दें तो इसमें पूरा वाक्य या पूरा अर्थ हमें पता नहीं चलता है, हमारे अंदर जानने की इच्छा रह जाती है कि फिर क्या होगा। यदि मैं घर नहीं गया, तो आगे देखिए आप लिखा है तो मार पड़ेगी, अब वाक्य पूरा हुआ। तो मार पड़ेगी, यह जो वाक्य है पहले वाले वाक्य को पूरा करने के लिए आया है। यहाँ पर आप देखिए कि जिस वाक्य में एक सरल वाक्य तथा इसकी आश्रित एक या अधिक उपवाक्य हों, यानी
पहले वाक्य को पूरा करने के लिए एक वाक्य आ रहा है या उससे अधिक वाक्य आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वह मिश्र वाक्य होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें एक ही वाक्य होगा जिसको पूरा करने के लिए कई सारे वाक्यों की हम लोग निर्मित करते हैं, कई सारे वाक्य बनाते हैं। तीसरा उदाहरण देखिए, यहाँ पर या लिखा गया है, यहाँ पर यह होना चाहिए था, यह टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो यह वही लड़का है जो कल यहाँ आया था। यह वही लड़का है, इस बात को पूरा करने के लिए हम दूसरी बात ले आते हैं जो कल यहाँ आया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिश्र वाक्यों में एक वाक्य को पूरा करने के लिए उसके साथ दूसरा वाक्य जोड़ा जाता है, और जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्यय जिनकी लिस्ट आपके सामने पड़ी हुई है स्क्रीन पर, कि, ताकि, क्योंकि, जैसा कि, यदि, इन सारी चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। तो इस मिश्र वाक्य में आपको ध्यान रखना है कि एक वाक्य होगा जिससे पूरा अर्थ प्रकट नहीं होगा, उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए हम समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा दूसरा एक वाक्य उसके साथ जोड़ते हैं। अब आइए संयुक्त वाक्य पर। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य प्रधान हों, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसी को हम सरल शब्दों में कहें, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अव्ययों के द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। आप सीधे सीधे जानिए कि इसमें भी एक से अधिक वाक्य होते हैं, लेकिन इसमें जो वाक्य आए रहते हैं वो दोनों अपने आप में सरल संपूर्ण होते हैं और मुख्य होते हैं। उन दोनों वाक्यों से एक एक क्रिया के होने का पता चलता है। इसमें मिश्र वाक्य की तरह नहीं होता कि आप दो वाक्यों को ले आइए, उसमें से एक वाक्य ऐसा रहेगा जिससे आपको पूरी बात पता नहीं चलती तो दूसरा आता है। संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं होता। इसमें जो दोनों वाक्य होते हैं वो दोनों अपने आप में पूर्ण होते हैं, वो दो क्रियाओं को दिखा रहे होते हैं और समुच्चय बोधक अव्ययों के द्वारा हम उनको मिला देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में वह सुबह गया, यदि हम यह बात कह दें तो हमको पता चल जाता है कि कोई था वो सुबह चला गया, जानने की कुछ इच्छा नहीं है हमारे मन में। शाम को लौट आया, माने वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यदि हम इसको दो सरल वाक्यों में अलग करें तो यह सरल वाक्यों में होगा कि वह सुबह गया पूर्ण विराम, उसके बाद फिर वह शाम को लौट आया पूर्ण विराम। इन दोनों को हम और से जोड़ रहे हैं, तो वह सुबह गया और शाम को लौट आया। चूंकि वह कर्ता जो है वो एक बार आ गया है तो दोबारा प्रयोग नहीं होगा, वो हट जाएगा। इसलिए ये दोनों जो वाक्य हैं जो अपने आप में पूरे थे, इनको पढ़ने के बाद हमें कुछ जानने की इच्छा नहीं आ रही थी और इनको हम संयोजक अव्ययों के द्वारा जोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वाक्य बनकर तैयार होता है वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। अगला उदाहरण देखिए, जैसे प्रिय बोलो। सामान्य सी बात है, एक वाक्य पूरा हुआ कि मीठा बोलना चाहिए, पर असत्य नहीं। कहने का अभिप्राय है कि असत्य नहीं बोलो, प्रिय बोलो। दो वाक्य हैं और दोनों को हम आपस में जोड़ते हैं कि प्रिय भी बोलो और असत्य भी नहीं बोलो, तो दोनों वाक्य आपस में पूरे हैं। ऐसी स्थिति में हम पर के द्वारा इन दोनों को जोड़ते हैं, तो यह संयुक्त वाक्य होंगे। तीसरा उदाहरण देखिए, उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। हम इन्हें दो वाक्यों में अलग कर सकते हैं। उसने बहुत परिश्रम किया, वाक्य पूरा हुआ, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है। किंतु से हम वाक्य जोड़ते हैं कि उसको सफलता नहीं मिली, वाक्य ये भी पूरा है कि उसको सफलता नहीं मिली, पर हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं कि उसने बहुत परिश्रम किया किंतु उसे सफलता नहीं मिली, या किंतु उसे सफलता नहीं मिली, किंतु सफलता नहीं मिली। तो ये भी संयुक्त वाक्य है। यहाँ कोई भी आकांक्षा जीवित नहीं रहती और इसमें कोई भी वाक्य एक दूसरे का पूरक नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि एक वाक्य कहकर छोड़ दिया जाए तो दूसरे वाक्य के बिना वाक्य का जो अर्थ होगा वो हमें पता नहीं चलता। आगे देखिए, संयुक्त वाक्य उस समूह को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा जुड़े हुए। इस प्रकार के वाक्य लंबे, आपस में उलझे होते हैं। जैसे मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा। अब इसमें देखिए, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा,
रोटी खाया इसीलिए पेट में दर्द हुआ। तो ये आपस में हो गया एक मिश्र वाक्य। और इसी मिश्र वाक्य को और से हम जोड़ते हैं कि दर्द इतना बढ़ा कि तुरंत डॉक्टर को बुलाना पड़ा। यानी जो और है यह दो मिश्र वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है, इसलिए ये संयुक्त हो जाएगा। इस लंबे वाक्य में संयोजक और है जिसके द्वारा दो मिश्र वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य बनाया गया है। इसी प्रकार मैं आया और वह गया, इस वाक्य में दो सरल वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक और है और वह दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ देता है। मैं आया वाक्य पूरा हुआ, सरल है, वह गया वाक्य पूरा हुआ, यह भी सरल है, और से हम इन दोनों सरल वाक्यों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ याद रखने की बात यह है कि संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखता है, अपने आप में पूरा होता है, वह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता। केवल संयोजक अव्यय उन्हें स्वतंत्र वाक्यों को उन स्वतंत्र वाक्यों को मिलाते हैं, यानी जोड़ने वाले जो अव्यय होते हैं और तथा, इसलिए ये जो सारी चीज़ें होती हैं यह इन वाक्यों को आपस में मिला देती हैं। इन मुख्य और स्वतंत्र वाक्यों को व्याकरण में समानाधिकरण उपवाक्य भी कहते हैं। व्याकरण की दृष्टि से इन्हीं मुख्य वाक्यों को समानाधिकरण, माने जो आपस में समान है, कोई किसी से कम नहीं है, तो समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। आशा करता हूँ आपको तीनों प्रकार के वाक्य समझ में आए होंगे। वीडियो के साथ कुछ वाक्य आपको दिए जाएंगे जिन्हें पहचानना है और एक वाक्य से दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।